हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जियो वेदा पे स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन लोग रीट के सिलेबस के अनुसार चल रहे थे। जैसा अपन देख सकते हैं एक बार रीट के सिलेबस को, तो यहाँ पर ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, जो पहला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ दी अर्थ बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये वाला जो चैप्टर है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल पे जाएंगे, पुराने वीडियो देखेंगे तो इसमें अक्षांश, देशांतर, इनके प्रभाव सब कुछ अपने कवर कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं रीट में, वो भी सोल्व होंगे। और जो आगामी परीक्षा है जो जनवरी में होने वाली है, वो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब जो अगला चैप्टर है अपना, जो दूसरा चैप्टर अपन उठा रहे हैं, वो कौन सा है? पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ दी अर्थ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोशंस ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की गति। अब देखो, इस चैप्टर की खास बात क्या है कि ये जो चैप्टर है इसमें रटने का बहुत कम है, ठीक है, समझने का बहुत ज़्यादा है। यदि इस चैप्टर को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये पूरी ज्योग्राफी का बेस है। अब आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, महसूस किया होगा, यदि कोई भी बिल्डिंग है, उसकी नींव बड़ी मजबूत है, तो आप कितनी मंजिला इमारत बना लो, वो एकदम मजबूत रहेगी। यदि उसकी नींव ही खराब है तो हमेशा दिक्कत वाली समस्या बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपने ये वाला जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ वो अच्छे से समझ लिया, तो आगे जितने भी ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो आप समझ जाओगे। और मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये जो वीडियो है लगभग 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में बनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका मन करे तो रीट के क्वेश्चंस कर लेना, आपका मन करे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस कर लेना, आपका मन करे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस कर लेना, आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। बस शर्त यह है कि ध्यान से सुनना है और जो पुराना नॉलेज है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम ब्लैंक पेपर हो, उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो अब पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, तो बेसिकली आपने कभी सुना होगा कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। एक तो करती है रोटेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? घूर्णन बोलते हैं। और जो दूसरी है वो क्या है? आपका रिवॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी प्रकार की गतियाँ करती है पृथ्वी? दो प्रकार की गतियाँ करती है। अब दो प्रकार की जो गतियाँ हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं, ग्लोब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पृथ्वी है दो प्रकार की गति करती है। एक तो अपने एक्सिस पर घूमती है। एक्सिस क्या होता है? लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है? साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आर पार एक निडल डालोगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आर पर एक काल्पनिक सुई डालोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन अक्ष बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस। यदि अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका घूर्णन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब हमारी अर्थ क्या है? अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। सन मान लीजिए, सन के चारों तरफ भी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है इसको तो बोलते हैं हम घूर्णन, और सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे बोलते हैं हम परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे रिवॉल्यूशन। तो ये बात समझ में आ गई। तो अपने अक्ष पर घूमना तो क्या हो गया? घूर्णन हो गया। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या हो गया? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर तो है ही, आपको मैंने बोल ही दिया कि मोशंस ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं। तो एक तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, अक्ष पर घूम रही है, इसे तो घूर्णन बोल रहे हैं। और सन के चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, इसको बोल रहे हैं अपन परिक्रमण बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रोटेशन है और इसके जो प्रभाव है, रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन के जो प्रभाव है, उसको समझने के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्या है कि हमारी अर्थ जो है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा हाथ एकदम सीधा है। अब हाथ एकदम सीधा है पर आपको अर्थ तो सीधी नहीं दिख रही होगी, कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं कि कभी कभार बच्चे को डाउट आता है कि सर हमारी एक 23.5 डिग्री झुकी हुई कि 66.5 डिग्री। तो वो वाली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो,
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लाइन है, ध्यान से सुनना है ये वाली बात, ध्यान से सुनोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन कौन सी है? तो लिखा है परपेंडिकुलर टू दी ऑर्बिटल प्लेन। ये बात समझ में नहीं आएगी। ऑर्बिटल प्लेन को क्या बोलते हैं अपन? कक्षीय समतल बोलते हैं। कक्षीय समतल का मतलब क्या है कि जिस कक्षा में चक्कर लगाती है, यदि यदि मैं सन मान लूँ इसको यहाँ पर, तो ये अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है, तो ये जो समतल है जिसमें चक्कर लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो जो हमारी अर्थ है ऑर्बिटल प्लेन पर एक लंबवत अपन ने लाइन बनाई, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई। अब ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया, कक्षीय समतल हो गया, और ये क्या हो गया? आपका लंबवत हो गया। तो इस लंबवत से तो कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली 23.5 किससे झुकी हुई है? जो कक्षीय समतल है उसका जो लंबवत है उससे कितनी झुकी हुई है? 23.5। अंग्रेजी में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू दी ऑर्बिटल प्लेन ये है, और इस परपेंडिकुलर से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये वाली बात याद रखना है। इसके बाद में मैं बात करूँ आपके कि यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना बचेगा? आपका 66.5 डिग्री बचेगा। तो आपसे पूछे कि कक्षीय समतल से कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री, और कक्षीय समतल का जो लंबवत है उससे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। देखो ये बात समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है कि कक्षीय समतल है उसका जो लंबवत है उससे कितनी झुकी है? 23.5, और जो हमारा कक्षीय समतल है जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है उससे कितनी झुकी है? 66.5 डिग्री। तो जीवन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि 23.5 डिग्री कहाँ से झुकी हुई और 66.5 कहाँ से झुकी हुई। यहाँ पर सेम चीज़ें बताई हुई, 2-3 फोटो है, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यही बताया कि कितना झुका हुआ है, वही सब बताया। ठीक, पिक्चर्स इंक्लूड कर दिए क्योंकि पिक्चर्स से क्या होता है कि चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होती है, इस वजह से काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने ऐड करी है जिससे आपको थोड़ा विजुलाइज ज़्यादा हो। अब एक और टर्म आती है, एक्सिस टिल्ट तो देख लिया, अक्षीय झुकाव देख लिया। अब एक और टर्म आती है, उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और इसको प्रदीप्त भी बोला जाता है, दीप्त वृत्त। अब हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है कि वो वृत्त जो दिन व रात को बांट दे, सीधा सा हिसाब है कि उस वृत्त के बाद में एक साइड में तो रात होती रही, एक साइड में क्या होता है? दिन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे एक ग्लोब है, तो मान लो कि इधर सन है, मान लिया, मानने में क्या ही जाता है, तो जैसे ये सन है तो यहाँ सनलाइट पड़ेगी, तो इस आधी अर्थ पर तो क्या हो जाएगा? दिन, और आधी पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इधर घूम के आएगी, इधर भी दिन होगा, इधर रात, तो ये जो सर्कल है जो दिन और रात को बांट रहा है उसे क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इधर मान लो ये सन है, इसके लिए बता रहा हूँ, तो सन है तो ये क्या होगा? इस आधी अर्थ पर तो क्या होगा? दिन होगा, और ये आधी अर्थ पर क्या होगा? नाइट। तो ये जो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है, इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी सेम ही बताई गई है कि जैसे हमारी अर्थ है ऐसे झुकी हुई है, और यहाँ पर आप देखोगे आधी अर्थ पर तो क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, और आधी पे क्या हो रहा है? रात। तो इसे क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये क्या होगा? डे, और ये क्या होगा? नाइट होगा। ठीक है, पानी पी लेता हूँ यार। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने देखा कि हमारी अर्थ जो है दो प्रकार के मोशन करती है, दो प्रकार की गतियाँ करती है।
तो जो दो प्रकार की गतियाँ हैं, एक तो अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, और सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। इसके कारण होते क्या है, देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, अब सन इधर है तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, अब सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन, इधर क्या हो जाएगी, रात। भाई सीधी सी बात है, आर पार तो निकलने से रही, ठीक है, तो यहाँ दिन है, इधर क्या होगा, रात, यही घूम के इधर आ जाएगा तो यहाँ पर दिन और रात, इधर डे होगा, इधर क्या होगा, नाइट होगा। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही कि घूर्णन के कारण क्या हो रहे हैं, दिन व रात हो रहे हैं, ठीक है। अब हम रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि रिवॉल्यूशन के कारण होता क्या क्या है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो बस 2 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें शायद इतना प्रॉपर आपको दिख ना पाए, मैं आपको एक बोतल ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा विजुलाइज बढ़िया हो जाएगा। देखो जैसे ये बोतल है, ठीक है, अब ये बोतल है, अब यहाँ पर मान लो पूरा ग्लोब है, ठीक, अब उधर सन है, तो ये मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि हमारी अर्थ सीधी है, मान लिया अपन ने कि हमारी अर्थ क्या है, सीधी है। अब सीधी है हमारी अर्थ, तो यहाँ पर आप देखोगे सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, 0 डिग्री पे पड़ेगी, ठीक है। अब 0 डिग्री पे पड़ेगी, बट या इधर भी जाएगी तब भी 0 पर, इधर भी जाएगी तो पूरी 0 पे पड़ेगी, बट हमारी अर्थ तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी देखा अपन ने तो हमारी अर्थ कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो सनलाइट है वो कहाँ पर पड़ेगी, इस वाली पोजीशन पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ चला गया, सन की तरफ चला गया। अब यही घूमकर धरती इधर चले जाएगी, अर्थ इधर चले गई, तो यहाँ पर यदि सीधी रहती तो कहाँ पर पड़ती, 0 डिग्री पर पड़ती, पर यहाँ पर अर्थ कितनी झुकी है, 23.5, तो कहाँ पर पड़ेगी, 23.5 डिग्री साउथ पर, मतलब कहाँ पर, मकर रेखा पे पड़ेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, यही काम की है। तो मैंने बोला कि हमारी अर्थ जो है कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री झुकी है, सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर। यदि आप इधर चले जाओगे तो सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पे पड़ेगी, ठीक। अब इसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है, सन की तरफ झुक जाता है, इसके कारण इधर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। और सीधी सी बात है, जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है, लंबवत पड़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सीधी किरणें पड़ रही कर्क रेखा पर, तो इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। और इधर तिरछी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। यही सेम जो है यहाँ पर घूम के जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, मकर रेखा पे पड़ेगी, तो यहाँ पर कहाँ गर्मी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, आपकी सर्दी होगी। सीधी सी बात समझ में आ गई। अब कभी आपने नाम सुना हो, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, ऐसा कभी सुना है आपने नाम, ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। इसी से ही मेनली क्वेश्चन आते हैं, ये समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति, तो इसको देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, थोड़ी क्लियर ही है पिक्चर, तो ब्लर है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो भी चीज़ें। देखो अभी मैंने बताया कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि मैं आपसे पूछूं, दिमाग काम करना चाहिए कि यदि सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी कि दक्षिणी गोलार्ध में, डेफिनेटली उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यदि मैं पूछूं मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी कि सर्दी होगी, डेफिनेटली क्या होगी, गर्मी होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, गर्मी होगी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भारत के मध्य से कौन सी, एक सेकेंड, कि भारत के मध्य से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब ये जो पूरा सिस्टम लिया गया है सामान्यतः क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से लिया गया है, बट अपन को इंडिया याद कर लेना है कि इंडिया में जिस तारीख को जो होता है वो कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि भारत कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अरे आपको पता होगा कि भारत कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये कितना है आपका, ये मेनलैंड की बात करूँ तो ये 8 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है, 37 डिग्री नॉर्थ है। और भारत के मध्य से कौन सी लाइन पास होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो सूर्य की किरणें यदि कर्क रेखा पर पड़ेगी तो भारत में गर्मी होगी कि सर्दी, सीधी सी बात है, क्या होगी भाई, अरे गर्मी होगी, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें पता है आपको, लास्ट वीडियोज है उसमें भी मैं बता चुका हूँ, तो एक बार उनको भी जाके देखना तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ
ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पर आप देखोगे ये 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है। तो यदि मैं सन की पोजीशन देखूँ, यहाँ पर मान लीजिए सन, इधर सन मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि एक बार तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे पड़ती है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। यदि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ती है तो यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है। यदि सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, मकर रेखा पर, तो इस गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 21 जून की बात है, ठीक है। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को याद रखना है, ठीक है। एक तो डेट होगी आपकी 21 जून। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 21 जून को भारत में गर्मी होगी कि सर्दी होगी, ठीक है। तो 21 जून को भारत में क्या होती है, गर्मी होती है। तो आपको पता होगा कि गर्मी में सूर्य की किरणें कहाँ, सभी गर्मियों की सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। और यदि मैं दूसरे तरीके से भी इसको देखूं, ये बात ध्यान से सुनना, कि सिंपल सी भाषा में जो गर्मी होती है उसमें दिन की अवधि क्या होती है, ज़्यादा होती है, और रात की अवधि क्या होती है, कम होती है। ऐसा ही तो होता है। जैसे हम नहीं बोलते कि गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं, सर्दियों में रातें बहुत बड़ी होती है। जैसे अपन बिल्कुल फील भी कर सकते हैं। जैसे मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, राउंड फिगर में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जैसे जून का महीना है, सुबह 5 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है, और शाम को 7 बजे तक भी सनलाइट रहेगी। तो कितने घंटे का दिन हुआ, सुबह 5 से कितना क्या हो गया, सीधा 7, तो कितने का हो गया, 14 घंटे का दिन हो गया। अरे 5 से 5 तो 12, और 2 घंटा और तो 14 घंटे का दिन। अब 14 घंटे का दिन हो गया, 14 आवर्स का डे हो गया। तो नाइट कितने की बची, अरे 10 की। टोटल तो 24 ही है। यदि आप 14 घंटे का दिन हो गया तो रात कितने की होगी आपकी, 10 की। तो क्या हुआ, आप ऐसे भी साइकोलॉजिकली देखोगे कि गर्मी में क्या हो रहा है कि 14 घंटे तक लाइट आ रही है और 10 घंटे तक रात हो रही है, 10 घंटे तक लॉस हो रहा है, फिर भी 4 घंटे का उष्मा का अधिशेष बच गया, जो हीट का सरप्लस बचा 4 आवर्स का बच गया, तो क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, सिंपल भाषा में। यदि मैं सर्दी की बात करूँ तो सर्दी में क्या होते हैं, हम नहीं बोलते कि रातें बहुत बड़ी होती है, रातें लंबी चलती रहती है, बिल्कुल होती है। आप देखोगे दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में सुबह 7 बजे के लगभग उजाला होता है, ठीक है, और शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो दिन कितने का हुआ, 10 घंटे का। अब रात कितने की बची, 14 घंटे की। तो आप सोचो कि 10 घंटे तक तो सनलाइट आ रही है और 14 घंटे तक हीट का लॉस हो रहा है, 14 आवर तक हीट का हास हो रहा है। तो 4 घंटे की हीट ज़्यादा चली गई, लॉस ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो दिन व रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है वो भी किसके कारण होता है, आपका ये आपका एक्सिस टिल्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण। इस बात को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बोतल मान ली थी, तो दिन और रात किसके कारण होते हैं। पहली बात तो इधर यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, इधर दिन, इधर क्या होगा, रात, इधर दिन और इधर क्या होगा, रात होगा। तो रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण क्या होते हैं, दिन व रात। देखो, एक दिन व रात होना होता है और एक दिन व रात की अवधि में परिवर्तन होना होता है। और दिन व रात की अवधि में परिवर्तन किसके कारण होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ, एक्सिस टिल्ट के कारण। फॉर एग्जाम्पल, एक बार यूपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हमारी अर्थ यदि सीधी रहती तो क्या होता, सीधी रहती तो क्या होता भाई। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि सीधी रहेगी तो क्या होगा, जैसे अब ग्लोब ले लेता हूं। जैसे हमारी अर्थ ये कितनी झुकी है, 23.5, ये 23.5 नहीं झुकी होती, एकदम क्या होती, सीधी होती। तो ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये एकदम क्या होती, ये सपोज करो ये सीधी होती, तो क्या होता, जो सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे सीधी पड़ती, इधर तिरछी, इधर तिरछी, इधर तिरछी, इधर तिरछी, तो ये गर्म रहता, ये ठंडा रहता, ये और ठंडा रहता, ये गर्म, ये ठंडा, और ये क्या होता, और ठंडा। और फिर इधर जाते तब भी क्या होता, सेम 0 डिग्री, यहाँ पर ठंडा और ठंडा, इधर जाते तब भी क्या होता, सेम। तो मतलब देर इज नो सीजनल चेंज। सीधी सी बात है, सीजनल चेंज में क्या होता है, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। सीधी सी बात है, पूरी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती, तो सीधी सी बात है, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो ऋतु में परिवर्तन भी नहीं होगा। खास बात यह है, कहने का मीनिंग यह है कि जो गर्म इलाके हैं वो गर्म रहेंगे, जो ठंडे इलाके हैं ठंडे रहेंगे। तो ऋतु में परिवर्तन तो नहीं हुआ, क्योंकि ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। पर ऋतु में परिवर्तन क्या होता है कि एक बार सर्दी और एक बार क्या होती है, गर्मी। तो जो हमारी अर्थ है कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी अर्थ कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसके कारण यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती, इधर गर्मी, इधर क्या होती है, सर्दी, इधर चले जाएंगे तो इधर क्या होगी, गर्मी, इधर क्या होगी, सर्दी। तो
जो ऋतु परिवर्तन है वो किसके कारण होते हैं? आपके अक्षीय झुकाव और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ये एक्सिस टिल्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण केवल दिन व रात होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि दिन व रात की अवधि में परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? अक्षीय झुकाव और ये आपका पृथ्वी का परिक्रमण, रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये डेट्स क्या है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपन देख रहे थे 21 जून की। तो 21 जून को एक बात बताओ, भारत में क्या हो रही है भाई? भारत में क्या हो रही है? भारत में गर्मी हो रही है। तो भारत में गर्मी है तो सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कि कैप्रिकॉन पे? कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे? कर्क रेखा पे पड़ेगी, क्योंकि भारत के मध्य से कौन सी लाइन पास होती है? कर्क रेखा पास होती है। तो आप सोचो कि कर्क रेखा पे पड़ेगी तो मतलब सनलाइट सीधी कहाँ पड़ेगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ेगी कर्क रेखा पे। कब? 21 जून को पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया कि 21 जून को गर्मी है। अब गर्मी में दिन बड़े होते हैं कि रात? ये अभी बताया थोड़ी देर पहले। दिन बड़े होते हैं कि रात? ऑब्वियसली दिन बड़े होते हैं। तो 21 जून को पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये बात ध्यान सुनना, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट क्या होती है? नाइट होती है। ठीक है। सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात। अब ये 21 जून को अपन क्या बोलते हैं? अपन समर सोलस्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर सोलस्टाइस बोलते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ग्रीष्म संक्रांति। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति से कहा जाता है। ठीक। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्रीष्म संक्रांति किसे बोला जाता है, किस डेट को आता है? 21 जून को, जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़े? कर्क रेखा पे पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़े। अब सीधा सा हिसाब है कि जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उसका जस्ट उल्टा कहाँ पर होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है तो इधर नॉर्थ पोल सन की तरफ है, तो ये साउथ पोल तो एकदम अपोजिट चला गया। तो यहाँ पर तो गर्मी होगी तो इधर क्या होगी? सर्दी होगी। तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो 21 जून को यदि मैं बात करूं सदर्न हेमिस्फीयर की, दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या होगा? सर्दी हो रही है। अब सर्दी हो रही है तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट क्या होगी? नाइट। लॉन्गेस्ट क्या होगी? नाइट। सबसे लंबी क्या होगी? रात। और शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या होगा? डे होगा। सीधा सा हिसाब है। तो ये बातें समझ में आ गई अपन को। तो क्या है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उसका जस्ट उल्टा कहाँ पर होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब एक खास बात और है, इस बात को ध्यान से सुनना है ना। अब इस खास बात को मैं एक बार देख लेता हूँ स्लाइड में, कि वो स्लाइड है प्रॉपर। तो देखो, अब समर सोलस्टाइस की हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समर सोलस्टाइस कब बोला अपन ने? 21 जून को, ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है। तो ग्रीष्म संक्रांति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चल रहे हैं अपन। तो 21 जून को भारत में क्या हो रही है? गर्मी। तो इसे क्या बोल रहे हैं? ग्रीष्म संक्रांति। तो सनलाइट सीधी कहाँ पर पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। किस पर? मकर रेखा पर। अब इस 21 जून के दिन होता क्या है कि इक्वेटर पे तो याद रखना हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होती है? रात होती है। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब यहां से भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर चलते जाओगे तो दिन की अवधि क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है। यहां पर जैसे आप देख रहे होंगे कि 0 डिग्री पे कितने का? 0 डिग्री पे कितने का? 12 घंटे का दिन। यहां पर आप देखोगे 13 घंटे का। फिर कर्क रेखा पर कितने का आ रहा है? 13.5 घंटे का, 14 घंटे का, 15 घंटे का, 16 घंटे का। और ये क्या है? आपको पहली क्लास में बताया था, ये क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इस पर 24 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। 24 घंटे का क्या होता है?
दिन होता है। ये वाली बात अपन को याद रखनी है कि 21 जून को जो पूरा आर्कटिक वृत्त है वो क्या है, सन की तरफ झुका रहता है, पूरे पे दिन होता है। कैसे, देखो ये पूरा गोला मान लो आप, पूरा गोला मान लिया अपन ने, ठीक है, कि ये 66.5 डिग्री का, अब सन इधर है, तो आप सोचो ना कि पूरे गोले पे सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट पड़ेगी तो चाहे ये धरती ऐसे घूमे कोई फर्क पड़ेगा, तो पूरे पे क्या होता है दिन, 24 घंटे का क्या होता है दिन। तो एक बात याद रखना कि 21 जून को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, कौन से ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ती है। 21 जून को क्या होता है, इक्वेटर से अब नॉर्थ पोल जाते हैं तो दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ती है। और जब 66.5 पे पहुंच जाते हैं, आर्टिक वृत्त पे पहुंच जाते हैं, तो पूरे 24 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। इसका उल्टा कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब आप इधर जा रहे हो, आप देख रहे हो इक्वेटर से इधर जा रहे हो, क्योंकि सन की तरफ झुका हुआ है, तो दिन की अवधि क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इधर दिन की अवधि क्या होगी, घट जाएगी। मतलब यहाँ 12 घंटे का है, फिर मकर रेखा पे कितने का, 10 घंटे का, और इस पूरे अंटार्कटिक सर्कल पर कितने का होगा, 0। सीधा सा हिसाब है ना भाई, कि यहाँ पर आप देखोगे सनलाइट पड़ेगी तो इस पूरे पे क्या होगा, दिन, तो इधर पूरे पे क्या होगी, रात होगी। ठीक है, तो इधर पूरा 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का क्या होता है, रात होता है। ये वाली बात ध्यान से सुन लेना कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर दिन की अवधि बढ़ती है, कब, 21 जून को। भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओगे तो दिन की अवधि क्या होगी, घटेगी। यहाँ 24 घंटे का दिन और ये इधर 24 घंटे की रात होती है। किसी भी स्थान पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, सिंपल सी भाषा में। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा अपन देख लेते हैं एक बारी। तो उल्टे में क्या है कि दिसंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं अपन, विंटर सोलस्टाइस। भारत में क्या होती रहती है, गर्मी, सॉरी, भारत में क्या होगी, सर्दी, तो इसे क्या बोलते हैं, विंटर सोलस्टाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं, शीत संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीत संक्रांति। अब भारत में सर्दी हो रही है, तो सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा पे कि मकर रेखा पे, सीधी सी बात है मकर रेखा पे पड़ रही होगी। जैसे अपन ने इधर देखा तो सनलाइट कर्क रेखा पे पड़ी तो यहाँ पर गर्मी, इधर सर्दी, यही घूम के इधर चला गया तो यहाँ पर क्या होगी, इधर गर्मी, इधर सर्दी, सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। तो इसे क्या बोलते हैं, शीत संक्रांति। और ये डेट कितनी है, 22 दिसंबर। कितनी है, 22 दिसंबर। ये डेट आपको याद रखना है, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट को भूल गए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन भारत के हिसाब से देखेंगे तो जो शीत संक्रांति है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में सर्दी होती है, गर्मी, ऑब्वियसली क्या होती है, सर्दी। अब सर्दी होगी तो दिन बड़े होंगे कि रात, ऑब्वियसली रात बड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट नाइट। सबसे बड़ी क्या होती है, रात। यदि सबसे बड़ी रात होगी तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या होगा, दिन होगा। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, डे होगा। सबसे छोटा क्या होगा, दिन होगा। इसका जस्ट उल्टा किस में हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई, बिल्कुल ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि ऊपर गर्मी है तो नीचे क्या होगी, सर्दी होगी, जस्ट अपोजिट होगा जो भी होगा। अब देखो अपन ने दो पोजीशन तो देख ली, एक में क्या है कि नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, एक में क्या है आप देखोगे साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ है। तो एक में इधर गर्मी है, एक में क्या है, इधर गर्मी है। अब ये जो हमारी अर्थ है वो कभी इधर भी तो आएगी, ठीक है, ये चक्कर लगा रही है तो डेफिनेट इधर भी तो आएगी। तो इसकी खास बात देखो कि यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, बट यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये अर्थ क्या है, सन ना तो सन से उधर है ना ही इधर है, सन के लिए तो एकदम समान है, तो सन के लिए क्या है, एकदम समान है, तो क्या होगा, तो यदि मैं सन मान लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इधर दिन, इधर क्या होगी, रात। यही आप देखोगे तो यहाँ पर सन की तरफ तो झुका हुआ नहीं है कोई भी पोर्शन, तो यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। यदि इसमें बात समझ नहीं आई है तो देखो यहाँ पर देख लो, ये नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका, इधर गर्मी इधर सर्दी। यदि इधर जाओगे तो ये साउथ पोल सन की तरफ, इधर गर्मी इधर सर्दी। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी पोर्शन सन की तरफ नहीं झुका हुआ है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। पूरी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होती है, रात होती है। यही घूम के अर्थ इधर आ जाती है, तो सेम पोजीशन पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होती है, रात होती है। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब दिनों रात समान होते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। आपको यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स की हिंदी होती है विषुव। क्या होती है, विषुव होती है। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, 21 मार्च, ठीक है, और ये क्या है, 23 सितंबर, ठीक।
दोनों डेट्स को क्या बोलते हैं, विषुव। और देखो जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स का इंग्लिश में मीनिंग होता है इक्वल नाइट। क्या होता है, इक्वल नाइट। और हिंदी में क्या बोलते हैं, समान रात्रि बोलते हैं। समान रात्रि का मतलब 12 घंटे की क्या होती है, रात। यदि 12 घंटे की रात होगी तो 12 घंटे का क्या होगा, दिन। तो इन दोनों जगह पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 12-12 घंटे का क्या होता है, दिन और रात। पूरी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो इक्विनॉक्स है, इनको अलग अलग डेट पे अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर 21 मार्च को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, हिंदी में बोलते हैं बसंत विषुव। बसंत विषुव, बसंत का मौसम आ जाता है, सीधी सी बात है, इसे क्या बोलते हैं, बसंत विषुव बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, हिंदी में बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं, शरद विषुव बोलते हैं। तो 4 डेट्स अपन को समझ में आ गई, बातें आपको क्लियर हो गई। तो पहली चीज़ आपसे पूछे कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, घूर्णन के कारण क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं। और एक्सिस टिल्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण क्या होते हैं, आपके ऋतु में परिवर्तन होते हैं, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते अपन, कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो जैसे अपन ने ये देखा था कि समर सोलस्टाइस में सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ रही थी, कर्क रेखा पर। तो इधर नॉर्थ पोल झुका हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर जा रहे हो तो दिन का अवधि क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर जा रहे हो दिन की अवधि घट रही है। अब ये क्या है आपका विंटर सोलस्टाइस, जो सॉरी मतलब ये आपका क्या है, विंटर सोलस्टाइस है। तो विंटर सोलस्टाइस में सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। अब मकर रेखा पे पड़ेगी तो सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा से आप साउथ पोल की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी, सीधा सा बात है। तो उल्टा ही तो होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे अपन 21 जून को तो देख रहे थे ऊपर जा रहे थे तो दिन की अवधि क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, पर इधर जाते जाओगे तो दिन की अवधि क्या होगी, घटेगी। और याद रखना इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। लगभग हमेशा ऐसा ही होता रहता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो ये तो बता ही दिए कि इस आर्कटिक सर्कल पर 21 जून को पूरी लाइट पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये वाला, तो ये वाला है। तो ये धरती तो ऐसे घूमेगी पर कोई फर्क पड़ेगा, इस पूरे पे क्या होगा, दिन होगा, इस पूरे पे दिन होगा, तो इधर क्या होगा, आपका रात होगा। सेम चीज यदि मैं बात करूं कि मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 24 घंटे का दिन, इधर 24 घंटे का क्या होगा, रात होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ लेते हैं। ये अपन ने 4 डेट्स देख लिए, तो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं बोलूं कि पूरे साल भर में कर्क रेखा पर कितनी बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, एक बार। कब पड़ती है, 21 जून को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एक बार 21 जून को। आपसे पूछूं पूरे साल भर में मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनलाइट सीधी कितनी बार पड़ती है, एक बार। कब, 22 दिसंबर को पड़ती है। ठीक है, आपसे बोलूं कि भूमध्य रेखा पर कितनी बार पड़ती है, 2 बार, 21 मार्च और 23। तो इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए कि सूर्य का जो मूवमेंट है, जो सनलाइट का मूवमेंट है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही होता है। जो सूर्य का जो उत्तरायण है, उत्तरायण समझते हो कि भूमध्य रेखा से सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। नीचे की ओर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। तो सीधा सा बात है कि उत्तरायण और दक्षिणायन कहाँ तक होते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। मतलब यदि मैं बात करूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, भूमध्य ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ सके। पूरे साल भर में, पूरी जिंदगी में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर ही पड़ती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आर्कटिक वृत्त है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर क्या होते है, लाइट पड़ती है, तो यहाँ पर दिन ही होता रहता है। थोड़ा सा विजुलाइज करना है अपन को, फैक्ट्स भी याद रख लेना है कि यहाँ पर 6 महीने तक ये देखो दिन 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 होता रहता है, लाइट पड़ रही है इस पर, और इधर क्या होती रहती है, रात होती रहती है। तो इधर तो क्या होता है, दिन, और इधर क्या होती है, रात होती है। तो यहाँ पर देखो 6 महीने तक दिन रहेगा, और अब 6 महीने दिन किधर रहेगा, साउथ पोल पर, तो उधर क्या होगी, रात होगी। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये वाली बात अपन को समझ में आनी चाहिए। ठीक है।
और इसी के कारण क्या है कि कभी आपने नाम सुना हो लैंड ऑफ मिडनाइट सन का, मध्य रात्रि का सूर्य, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किसे बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य रात्रि का सूर्य किसे बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो 66.5 डिग्री है तो वहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है। तो 66.5 जो आर्टिक वृत्त है उसके ऊपर जितने भी देश रहेंगे तो लगभग क्या रहेगा, 6 महीने तक वहाँ पर दिन रहेगा और 6 महीने तक रात रहेगी। किसी के मन में डाउट आए कि सर 6 महीने तक दिन रहेगा तो आग नहीं लग जाएगी? तो वहाँ पर दिन दिन तो है पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है। जैसे शाम को भी जैसे अपन 5 बजे के आसपास देखेंगे तो दिन उजाला तो है पर वो आपको चुभता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं चुभता। तो ऐसे ही वहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है। तो हल्की हल्की जो शाम का मौसम रहता है वैसा वहाँ पर क्या रहता है, दिन रहता है। ठीक है, तो आपसे तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ध्रुव पर कितने महीने का दिन और कितने महीने की रात रहती है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या रहती है, रात रहती है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, पेरीहेलियन और अपहेलियन का। हिंदी में बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं उपसोर और इसे बोलते हैं अपसोर बोल, अपसोर बोल। ठीक है, अब पेरीहेलियन का मतलब क्या है? पेरी का मतलब होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है, पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब होता है नियर, पेरी का मतलब नियर, और हेलियन का मतलब क्या होता है? सन। तो पेरी मतलब प्रिय मान लो, है ना, समझने के लिए जो प्रिय रहता है अपने पास में रहता है। तो पेरी का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? नियर, नियर को हिंदी में बोलते हैं निकट, और हेलियन मतलब सन। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेरी हेलियन। और जो सबसे दूर हो उसको क्या बोलते हैं हम? अप हेलियन बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। या तो दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार याद रख लेना, या अंडाकार याद रख लेना, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है कैसे चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार। क्योंकि बात ऐसी है ना, यदि आप सोचो कि ये सन है और हमारी पृथ्वी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो क्या होता है? दूरी तो हमेशा समान होती, दूरी में कोई फर्क आता कि वृत्त की त्रिज्या तो क्या होती? समान। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, दूरी क्या होती? समान होती। पर हमारी पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती, कैसे चक्कर लगाती है? ऐसे चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो एक बार पास होती है, एक बार दूर होती है। तो जो पास होती है तो यहाँ पर आप देखोगे तो पास कब होती है? 3 जनवरी को। डेट्स ये भी याद रखनी है, कौन कितनी को होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक, और ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक, तो 3 जनवरी को सबसे पास में होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ आपको, किसी के मन में डाउट आए कि सर 3 जनवरी को सबसे पास में धरती, फिर भी भारत के अंदर क्या है? सर्दी है, जबकि क्या होनी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि पास में है। मन में तो आ ही सकता है डाउट। और कि सर 4 जुलाई को सबसे दूर है और भारत में तो क्या है? गर्मी है। बट क्या होना चाहिए? सबसे पास में है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, नहीं, सबसे दूर है तो सीधी सी बात है भारत में तो गर्मी है, पर होना क्या चाहिए? सर्दी होना चाहिए। तो ऐसा मन में डाउट आ सकता है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सोचो कि आप कोई तारा देख रहे हो, ठीक है, आपने छत पे गए और आपने एक तारा देखा, और वो तारा मान लिया कि आपको दिख रहा है डायमीटर में 10 सेंटीमीटर का, उसका व्यास कितना दिख रहा है? 10 सेंटीमीटर। अब आप 500 मंजिल ऊपर चले गए, फिर उस तारे को देख रहे हो तो कितना दिखेगा उसका जो व्यास है? वो 10 मीटर ही दिखेगा कि 10 मीटर से बड़ा या छोटा? अरे उतना ही दिखेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि एक बात बताओ कि करोड़ों अरबों जो डिस्टेंस है उसमें से तुम 1 आध किलोमीटर भी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वैसी वाली बात है कि समुद्र में से आपने 500 बाल्टियाँ निकाल ली तो समुद्र का जो जल स्तर है वो घटेगा बढ़ेगा? उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो बात यह है कि हमारी जो अर्थ है और सन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हिंदी में क्या बोलते हैं? एक खगोलिकी की इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो कितने हैं?
एग्जैक्टली तो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, पर लगभग कितना होता है 150। तो बात यह है कि 1-2 मिलियन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितना है 147 और यहाँ पर कितना है 152। मेन जो फर्क पड़ता है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ रही है वो वाली बात है। फिर भी ज़्यादा डीप में जाओगे तो एक आपको अच्छा फैक्ट्स बता दे रहा हूँ कि ये बात है 3 जनवरी की, ठीक ध्यान से सुन लेना। ये बात कितने की है 3 जनवरी की है। तो 3 जनवरी को भारत में क्या हो रही है, सर्दी हो रही है। तो देखो यदि ये जो धरती है पास में नहीं होती तो और ज़्यादा क्या पड़ती सर्दी, तो 7% जो सर्दी है वो क्या पड़ती है कम पड़ती है, क्योंकि धरती क्या रहती है पास रहती है। सेम चीज़ 4 जुलाई की मैं बात करूँ तो 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए थी, पर दूर होने के कारण जितनी गर्मी पड़ती है उससे 7% कम गर्मी पड़ती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये फैक्ट कभी पूछा नहीं एग्जामिनर ने, बट कभी पूछ ले तो मैंने बता दिया, नहीं भी पूछेगा तो जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। अब एक और टर्म आता है पेरिजी और अपोजी का। तो देखो यहाँ पर भी क्या है कि जो पेरी है, पेरी का मतलब क्या होता है आपका, पेरी का मतलब क्या होता है अभी पढ़ा अपन ने, नियर होता है, और जी का मतलब क्या हो गया अर्थ हो गया। तो जब अर्थ चंद्रमा के पास होती है उसे तो बोलते हैं पेरिजी, हिंदी में बोलते हैं उपभू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उपभू बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे दूर जब रहती है उसको क्या बोलते हैं अपोजी, हिंदी में बोलते हैं उपभू बोलते हैं। तो जैसे जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाती है सूर्य के, ऐसे ही पृथ्वी के कौन चक्कर लगाता है चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा कभी निकट होता है कभी दूर होता है। तो जब निकट अवस्था होती है उसको तो बोलते हैं पेरिजी, और दूर वाली को क्या बोलते हैं अपोजी बोलते हैं। किलोमीटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 362,000 किलोमीटर लगभग, और ये 405,000 किलोमीटर। पर मैंने तो आज दिन तक क्वेश्चन देखा नहीं, बट थोड़ा सा रफ आइडिया याद रखो तो रख सकते हो। और किसी के मन में ये डाउट है कि सर इसकी डेट्स तो फिक्स नहीं है, तो बात ये कि एकदम इसका क्या है ना ऑर्बिट थोड़ा चेंज होता रहता है, इसके कारण एक फिक्स डेट बताना बहुत मुश्किल है। जैसे अर्थ तो एक एग्जैक्ट पास से घूमती है, पर ये थोड़ा मूवमेंट होता रहता है, तो इसकी डेट हम नहीं बता सकते। बस इतनी सी बात है। आपके एग्जाम में क्या पूछता है पेरीहेलियन क्या है कि नियरेस्ट पोजिशन ऑफ सन टू अर्थ, दैट इज द पेरीहेलियन, हिंदी में बोलते हैं उपसौर बोलते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम हो, सबसे दूर हो तो क्या होगा अपसौर होगा, उसे अपेलियन बोलेंगे। सेम चीज उपभू और अपभू में, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो क्या बोलते हैं पेरिजी बोलते हैं, और उपभू बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं अपभू बोलते हैं, ठीक। अब ये पॉइंट्स है कुछ कुछ तो अपन याद रख सकते हैं, मैं इनको समराइज कर ले रहा हूँ इन पॉइंट्स को, तो समरी के रूप में देख सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि टाइम टेकन बाय सनलाइट, एक फैक्ट है टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, कि जो सूर्य की किरण है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 499 सेकंड लगते हैं, 499 सेकंड। और 499 सेकंड को क्या कितना लगेगा 8 मिनट और 19 सेकंड। देखो ये नासा की वेबसाइट पे लिखा है ना, तो मैंने वहाँ से लिया है, और अपने इसरो की वेबसाइट पे लिखा नहीं है ना, तो इस वजह से वहाँ से मैं फैक्ट्स उठा नहीं पाया। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्ट जो टाइम है वो कितना है 8 मिनट और 19 सेकंड। इसके लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो उसमें 8 मिनट 19 सेकंड के नियरेस्ट जो नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे बहुत बार दे देता है 8 मिनट 16 सेकंड, 7 मिनट, 5 मिनट, मान लो 20 मिनट, तो सबसे पास में क्या हुआ 8 मिनट और 16 सेकंड हो गया। ऐसा नहीं होगा 8 मिनट 16, 8 मिनट 17, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको यही याद रखना है 8 मिनट और 19 सेकंड, ठीक। अब टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच अर्थ, मतलब जो चंद्रमा का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। किसी के मन में डाउट आ जाएगी सर चंद्रमा के पास तो खुद का प्रकाश है नहीं, खुद का तो नहीं है, और जो परावर्तित होकर आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सूर्य का प्रकाश टकराया और पृथ्वी तक आया, उसमें कितना लगता है 1.26 सेकंड लगता है, और लगभग कितना हो गया अप्रोक्सीमेट 1.3 सेकंड लग गया। अभी देखा अपन ने कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें साल में केवल एक बार पड़ती है, एक बार। कब पड़ती है भाई 21 जून और 22 दिसंबर को, ठीक। और डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पर कितनी बार पड़ती है 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है
अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है, अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है, घूर्णन काल है, वो कितना है, एग्जैक्टली कितना है, 23 आवर 56 मिनट और क्या है 4 सेकंड, ये याद रख लेना। और जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, परिक्रमण काल है, जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 365 सही 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 1/4 1/4 4 साल में क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, उसे तो अधिवर्ष बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो जो डेट्स मैंने लिखी है, तो ऐसा नहीं 21 जून को 22 जून भी हो सकता है ना, तो एक प्लस माइनस डेट्स कंसिडर की जाती है। बट क्या है कि एनसीईआरटी ने यही डेट दी हुई है, तो आप एग्जाम खोल के देखोगे, कोई सा भी एग्जाम, आप यूपीएससी का देख लो, जितने भी टीचर्स के एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, आरपीएससी का, जितने भी एग्जाम है, सब में यही डेट दी हुई है। ठीक, तो एक परेशान मत होना, कहीं गूगल पे आप 22 जून देख लो, 20 जून देख लो कि गुरुजी ने तो ये लिखवाई, टेंशन मत लेना। जो बात मैंने लिखा दी वो अंतिम होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने एक बुक में से देख लिया और आपको पढ़ा दिया, बहुत सारी बुक्स हमने पढ़ी हुई है और पूरा गूगल का हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ दी जाएगी एकदम परफेक्ट दी जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी तो मानवीय त्रुटि की हमेशा संभावनाएं होती है, तो कभी कभार हो जाती है, वो तो आप भी समझदार हो। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जितना अपन ने क्वेश्चन किया है, जितना अपन ने पढ़ा है, उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स फॉर्म्स दी सीजन टू सीजन्स आर ड्यू टू, कि मौसम दर मौसम, दिन के समय और रात के समय की लंबाई की भिन्नता किसके कारण होती है। तो पृथ्वी की अपनी दूरी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का अंडाकार तरीके से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति और झुकी हुई दूरी पर पृथ्वी का परिक्रमण। एक क्वेश्चन है, एक बार आप, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक क्वेश्चन का जवाब बता देना कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, कोशिश करना इसका जवाब देने की। एक तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ये तो ABCD में दे दोगे, पर लिख के 1-2 लाइनें, जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी रेंज थी इसकी ख़त्म हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, सीधी सी बात है। अब ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही मेरे को मन कर गया कि एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ कि मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से 21 जून को वो कहाँ होगा। लॉन्गेस्ट डे 21 जून को कहाँ होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, दिमाग लगाना है, सीधी सी बात है। उस क्वेश्चन को मैं पहला क्वेश्चन कंसिडर कर ले रहा हूँ जो स्लाइड में लिखा हो, तो इसको दूसरा क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से, और मैं मान के चल रहा हूँ यदि पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा, दिमाग स्थिर रखा होगा, तो क्वेश्चन आप कर दोगे। ये ऑप्शन दे दिया मैंने, मान लो कि त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया अपन ने मुंबई, सी ऑप्शन दे दिया है जयपुर, और डी ऑप्शन दिया है मैंने श्रीनगर। तो क्वेश्चन क्या है, 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन निम्नलिखित में से किस पर होगा। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और जो मैंने पूछा है कि धरती रुक जाती तो क्या होता, धरती घूर्णन करना बंद कर देती तो क्या होता, इसका जवाब भी देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। बाकी यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फिर अपन उसको डील कर लेंगे। क्योंकि थोड़े दिनों बाद में जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो अपन एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब यूँ मान लो कि दिसंबर तक अपन कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखो मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती है, सुबह शाम क्लास होती, तो थोड़ा टफ होता है ऑनलाइन वीडियो बनाना, बट मेरी कोशिश पूरी जा रही है कि दिसंबर के लास्ट तक तो मैं ख़त्म कर ही दूंगा। तो जो जनवरी का फेज आएगा तो उसमें अपन मैराथन लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो यूँ मान लो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है और थैंक यू सो मच। और मेरी लास्ट बात यह है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो पहली बात, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपको अच्छा लगा कि यार मेरे को आज समझ में आया। तो टीचर क्या है कि
कुछ ज़्यादा चाहता नहीं है, वो ये चाहता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी और बच्चे को समझ में आया तो वो भी खुश रहता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि भाई आपको समझ में आया, और जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और जितना आप चैनल को बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे, मोटिवेशन उतना बढ़ता जाएगा। और ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं है। तो जितना अच्छा नॉलेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ये आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। ऊपर वाला देगा फिर अच्छा वाला। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।